वेलकम दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस पे। मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़ खान और आप लोगों को बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं साइंस साइड में, उसकी तैयारी आपको करवाई जा रही है। अभी हम लोग इससे पहले भी 2 वीडियो डाल चुके हैं और ये हमारी तीसरी वीडियो है क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 1, जो हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले भी हमारे 2 लेक्चर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना है जो आज आपको मैं दूंगा, तो इससे समझने के लिए आपको पहले वाले 2 लेक्चर्स को देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से हमारा पार्ट जो है वो लेसन जो है वो शुरू हुआ है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बच्चों, सबसे पहले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या पहचान होती है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ये सब जाना था। और दूसरे लेक्चर्स में बच्चों हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार थे, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ 2 ही प्रकार पढ़े थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया के 3 जो प्रकार हैं, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन, उसके तीनों अभिक्रियाओं को हमने कंप्लीट करा था। इस चैप्टर में बच्चों हम जो हमारी बची हुई अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं और संक्षारण, विकृत गंधिता, ये चीज़ें हम इस टॉपिक में आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के मैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको लेके चलते हैं हमारी तीसरी अभिक्रिया यानी विस्थापन अभिक्रिया की तरफ। बंद करो वीडियो। ठीक है, तो हमारा आज का जो पहली अभिक्रिया है बच्चों इस लेक्चर की, वह है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? बच्चों विस्थापन का मतलब होता है स्थान का चेंज होना, स्थान का बदलना, जगह का बदलना। इस अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है कि 2 अभिकारक होते हैं और दोनों अभिकारक 2 तरीके के होते हैं। एक अभिकारक बेटा इस टाइप का होता है जो कम अभिक्रियाशील होता है, और एक अभिकारक ऐसा होता है जो अधिक अभिक्रियाशील होता है। कम अभिक्रियाशील का मतलब है कि जिनकी अभिक्रिया करने की क्षमता, जिनकी अभिक्रिया करने की दर कम होती है, और अधिक अभिक्रियाशील अभिकारक का मतलब होता है जिनकी अभिक्रिया करने की दर, जिनकी अभिक्रिया करने की क्षमता ज्यादा होती है दूसरे वाले के मुकाबले में। तो बच्चों अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो ज्यादा अभिक्रिया करने वाला अभिकारक होता है वो कम अभिक्रिया करने वाले अभिकारक को उसके स्थान से अलग हटा देता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। ऐसी अभिक्रिया को ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं हम लोग कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अभिकारक कम अभिक्रियाशील अभिकारक को विस्थापित कर देता है तथा उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो बच्चों परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया
जिसमें कम अभिक्रियाशील पदार्थ को, कम अभिक्रियाशील अभिकारक को एक ऐसा अभिकारक उसकी जगह से अलग कर देता है जिस जगह पर वो पहले होता है, जो ज्यादा क्रियाशील अभिकारक होता है, या जिसकी क्रिया करने की या जिसकी रिएक्शन करने की क्षमता जो होती है, जो पावर होती है, जो पोटेंशियल होती है, वो कम अभिक्रियाशील अभिकारक से ज्यादा होती है। और आप लोग जानते हैं कि एक ज्यादा पावर वाला इंसान, एक ज्यादा पावर वाली चीज ही ऐसी चीज को अलग कर सकती है जिसकी क्षमता, जिसकी पावर उसके मुकाबले में कम होती है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसे, कि एक एग्जाम्पल बेटा हमारे पास है कि CuSO4 की अभिक्रिया अगर हम आयरन से कराते हैं तो हमारा FeSO4 प्लस में Cu बचता है। यानी आपका जो पहले एक अभिकारक है वो है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। अगर इसकी अभिक्रिया बच्चों हम आयरन से कराएं, किससे कराएं? आयरन से, तो क्या होता है? आयरन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? आयरन सल्फेट। और साथ में कॉपर अलग निकल जाता है। इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आयरन जो है वो कॉपर के मुकाबले में अधिक क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि आयरन के अंदर वो ताकत है कि वो कॉपर का हाथ पकड़ के उसे अलग फेंक सकता है। और अगर आयरन के अंदर ये ताकत नहीं होती तो आज आयरन यहाँ पे SO4 के साथ नहीं बैठा होता। क्या होता? तो कॉपर ऐसे ही रहता, आयरन से अभिक्रिया ही नहीं होती। अभिक्रिया होने का मतलब ही यह है कि आयरन जो है वो कॉपर को अलग हटाने की, कॉपर का स्थान चेंज करने की क्षमता रखता है। चलिए चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एक मान लीजिए बीकर है हमारे पास, इसमें एक तरीके का विलयन भरा हुआ है, एक पदार्थ भरा हुआ है जो काहे का है? जो आपका कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट हल्के नीले रंग का होता है। अब जैसे ही इस कॉपर सल्फेट में बच्चों आप एक आयरन की, एक लोहे की पत्ती डिबोते हैं, एक लोहे की पत्ती डिबोते हैं, तो क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? तो बहुत ही आप समझेंगे कि अभिक्रिया क्या होगी। अभिक्रिया यही वाली होगी। आपने क्या करा? आपके पास विलयन था कॉपर सल्फेट, आपने एक लोहे की पत्ती ली और पत्ती लेने के बाद डायरेक्ट इसके विलयन में डाल दी। अभी इसका रंग कैसा है? नीला। लेकिन जब अभिक्रिया होना स्टार्ट होगी, जब कॉपर अपनी ताकत नहीं दिखा सकता आयरन के सामने, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर का हाथ पकड़ेगा और कहेगा भैया तुम तो चले जाओ साइड में, हमें क्या करना है? हमें सल्फेट के साथ रहना है। और ऐसा तभी संभव है जब आयरन के पास कॉपर से ज्यादा ताकत होना चाहिए। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए। आयरन की क्षमता जो है अभिक्रिया करने की वो कॉपर से ज्यादा होना चाहिए। और यही होता है। क्या होता है? हल्के हल्के ये नीले रंग का जो विलयन है ये हल्के हरे रंग का विलयन होने लगता है। कैसा होने लगता है? हरे रंग का, हरे रंग का। यानी अब ये जो विलयन बनेगा ये हरा रंग होगा। इसका कैसा रंग होगा? हरा। और इसका रंग कैसा था? नीला। एक अभिक्रिया और समझते हैं हम लोग। Zn या कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर आपको कराना है जिंक के साथ में, तो भी यही प्रोसेस होती है, तो भी यही अभिक्रिया होती है। बन जाता है जिंक सल्फेट और आपका जो Cu यानी कॉपर है वो निकल जाता है अलग। बेचारे कॉपर की कोई इज्जत ही नहीं है। क्या करता है? जिंक भी आता है, कहता है भाई तुम्हारे ज्यादा हमारे अंदर क्रिया करने की क्षमता है, हम तुम्हें तो निकाल देंगे अभिक्रिया से बाहर। और क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट बना लेता है। और कॉपर बेचारे रह जाते हैं अकेले, इनके साथ में कोई नहीं। ठीक है, ये आपका कॉपर सल्फेट आप जानते ही हैं पहले से। ये आपका जिंक है। फिर से एक बार परिभाषा को दोहराते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अभिकारक कम क्रियाशील अभिकारक को विस्थापित कर देता है।
विस्थापित कर देता है, उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो ऐसी ही अभिक्रिया को बच्चों हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम इसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम है द्विविस्थापन। ये हमारी पहली और ये हमारी दूसरी, इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बेटा आपको इसके नाम से ही पता लगता होगा कि द्विविस्थापन क्या होती है। बहुत ही आसान सा इसका नाम है। द्विव मतलब होता है दो, विस्थापन का मतलब होता है जगह का चेंज होना। यानी इस अभिक्रिया में दो अभिकारक, दो पदार्थों का जगह यानी स्थान एक दूसरे से चेंज हो जाता है। यानी दोनों अभिकारक में से दो तत्वों का स्थान आपस में चेंज होता है। परिभाषा क्या होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य में, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। अभी आयन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। धनायन जिसे हम लोग प्लस बोलते हैं, ऋणायन जिसे हम लोग माइनस बोलते हैं। चलिए अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं। इस चित्र को मिटा देते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का, जिसमें अभिकारक के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों हम लोग। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसमें क्या होगा, प्लस वाला जो होता है वो माइनस वाले के साथ जुड़ता है और माइनस वाला जो होता है वो प्लस वाले के साथ में जुड़ जाता है। एग्जाम्पल हमारा है AgNO3 प्लस KCl gives AgCl प्लस KNO3। यानी अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। यानी क्या होता है बच्चों, हम समझते हैं कि अगर AgNO3 को हम दो भागों में तोड़ें तो किस में टूटेंगे? Ag टूटेगा बेटा आपका पॉजिटिव प्लस में और NO3 आपका जो नाइट्रेट है वो टूटेगा माइनस में। ऐसे ही हम KCl को तोड़ें तो KCl में K आपका टूटेगा प्लस में और Cl टूटेगा माइनस में। क्या होगा बच्चों, समझना बात को, इसका प्लस जुड़ जाएगा इस वाले के माइनस के साथ और इसका प्लस जुड़ जाएगा इस वाले के माइनस के साथ और इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ। यानी आयनों की अदला बदली होती है और ये अदला बदली जिस भी अभिक्रिया में अगर आपको देखने को मिले तो आप आंखें बंद करके बोल दें ये अभिक्रिया द्विविस्थापन है। एक बार फिर से हम लोग परिभाषा की तरफ चलते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, हमारी अब जो अगली अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ऑक्सीकरण या उपचयन। क्या होती है अभिक्रिया बच्चों? बहुत ही आसान अभिक्रिया है। अपने लोग इसे दो लाइनों में इसकी परिभाषा को कंप्लीट करेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है या इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आप कह सकते हैं यह अभिक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण है या उपचयन है। परिभाषा लिखते हैं इसकी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन
का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो अथवा इलेक्ट्रॉन निकले। बंद कर दे, बंद करो इसे यार, पेशाब कर ली। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बोर्ड पर परिभाषा मैंने लिख दी है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, जैसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले या इलेक्ट्रॉन निकले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि अगर कॉपर की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ में कराएं, ठीक है, यानी कॉपर की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो बच्चों कॉपर ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? कॉपर ऑक्साइड। और इसी अभिक्रिया में आप लोग देख सकते हैं पहले कॉपर अकेला है, बाद में जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तुरंत ऑक्सीजन जुड़ जाती है, यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे योग होता है। तो जब भी बच्चों ऑक्सीजन का योग होता है तो आप लोग कह सकते हैं ये उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरी शर्त पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर Na+ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या होता है? Na बनता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं या इलेक्ट्रॉन निकले, जब भी ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले या इलेक्ट्रॉन निकले तो उसे हम बोल सकते हैं ये उपचयन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, हम चलते हैं अपनी अगली अभिक्रिया की तरफ जो है हमारी अपचयन अभिक्रिया। क्या होती है अपचयन अभिक्रिया? बच्चों ये उसकी उल्टी अभिक्रिया है। क्या परिभाषा होगी कि ऐसी अभिक्रिया होनी चाहिए, यह अभिक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन निकले। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही थी लेकिन वहाँ ऑक्सीजन का निकलना जरूरी है, ऑक्सीजन निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़े। ठीक है, उल्टा है, अगर ऑक्सीजन निकलेगी या हाइड्रोजन जुड़ेगी या इलेक्ट्रॉन आपके ग्रहण करे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके लिए जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी अपचयन अभिक्रिया है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन जुड़े और इलेक्ट्रॉन का जो है वो ग्रहण किए जाएं, तो उस अभिक्रिया को अपचयन बोलते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो, या हाइड्रोजन का योग हो या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जैसे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन गैस से कराते हैं यानी CuO+H2, ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? कॉपर अकेला रह जाता है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है। यानी CuO की अभिक्रिया अगर हम H2 के साथ कराएंगे तो बेचारी हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के कॉपर को हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन कॉपर को छोड़ के हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाएगी और यहाँ पे हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना हो, हाइड्रोजन का जुड़ना हो और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली भी अभिक्रिया की तरफ जो लास्ट अभिक्रिया भी है। जो क्या है हमारी अभिक्रिया?
रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या होती हैं भाई? अब आप लोग अच्छे समझना, ये अभिक्रिया जो है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, उपचयन और अपचयन का। क्या क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन हो और एक अभिकारक का अपचयन हो, यानी एक अभिकारक आपका उपचयित हो जाए, एक अभिकारक आपका अपचयित हो जाए, यानी एक अभिकारक से ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले या इलेक्ट्रॉन निकले, और दूसरे अभिकारक से ऑक्सीजन निकले या हाइड्रोजन जुड़े या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं, तो आप लोग कह सकते हैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, पहले परिभाषा निकाल लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें और एक अभिकारक उपचयित हो जाए और दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाए, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स कहलाती हैं। रेडॉक्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया भी था कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो कॉपर अकेला बचता है और जल बन जाता है। अब समझना बात को अच्छे से, ध्यान से देखो। यहाँ कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन थी, अब आगे देखते हैं अभिक्रिया के बाद तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन यहाँ से चली गई और कॉपर भैया रह गए बेचारे अकेले। यानी जब कॉपर अकेला रह जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? अपचयन। और यहाँ पे हाइड्रोजन अकेली थी, लेकिन आगे जाके ऑक्सीजन बोली आ जाओ मेरे साथ, हम तुम्हें लेके चलते हैं अपने साथ, और उसके साथ जुड़ गई, तो यहाँ पे क्या हुआ? उपचयन। यानी जब ऑक्सीजन निकले तो अपचयन और ऑक्सीजन जुड़े तो उपचयन। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं हम लोग। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम कॉपर के साथ कराते हैं बच्चों तो Zn+CO बनता है, यानी जिंक अलग रह जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम कार्बन से कराएंगे तो जिंक अलग रह जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। देखते हैं हम लोग क्या हुआ यहाँ पे बच्चों। देखो यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, लेकिन फिर वही कहानी, ऑक्सीजन कहती हम तो साथ देंगे नहीं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अपचयन। और जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाए वहाँ पे हमारा हो जाएगा उपचयन। यह अभिक्रिया है। फिर से एक बार परिभाषा को समझते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन हो और एक अभिकारक का अपचयन हो, एक अभिकारक उपचयित हो जाए और एक अभिकारक अपचयित हो जाए, आपकी रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो हमारी बच्चों ये अभिक्रिया पूरी हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक संक्षारण की तरफ। संक्षारण हमारा इसके बाद का टॉपिक है, उसके बाद एक और टॉपिक है और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो पे ये पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। संक्षारण क्या होता है हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है संक्षारण। बच्चों संक्षारण क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा
कि कभी कभी आपके घर पे कोई लोहे की वस्तु होती है, जैसे टीन आपके घर पे पड़ी है, या कोई लोहे की चीज़ रखी है, कैंची रखी है, छुरी रखी है, या कुछ भी लोहे का रखा हुआ है, अगर आपने क्या करा, उसे खुले मौसम में छोड़ दिया, ऐसे मौसम में जिसमें आर्द्रता होती है, जिसमें नमी होती है, और या किसी अम्ल के संपर्क में वो आ गई, या किसी अम्ल के साथ उसे आपने डिबो दिया, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद उस वस्तु पे, उस धातु पे, लोहे की धातु पे हल्के भूरे रंग की एक परत आ जाती है। हल्के भूरे रंग की एक पपड़ी जो है वहाँ पे जम जाती है, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि वस्तु पे जंग लग गया। जंग लगने का मतलब ये नहीं होता है कि जंग क्या होता है, बल्कि जंग लगने का मतलब ये हुआ कि वो वस्तु संक्षारित हो गई, और इसी क्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। और खाली लोहे पे नहीं होता है ऐसा, ये किस पे होता है, चांदी पे काली रंग की परत आ जाती है तो चांदी भी संक्षारित हो जाती है और संक्षारण हो जाता है। तांबे पे हरे रंग की परत आती है तो तांबा भी संक्षारित हो जाता है, और इस क्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं इसकी, कि जब किसी धातु को अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में लाया जाता है, तब उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है। इससे वस्तु संक्षारित हो जाती है। तथा इस क्रिया को संक्षारण बोलते हैं। और ये भूरे रंग की परत बच्चों लोहे पे आती है, जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा चलते हैं कि जब किसी वस्तु को, खासतौर से लोहे को, किसी आर्द्र वायुमंडल में यानी आर्द्रता में या अम्ल के संपर्क में लाया जाता है, तो उस वस्तु के ऊपर यानी लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत आ जम जाती है। भूरे रंग की एक पपड़ी टाइप की परत आ जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं जंग लगना। जिससे बच्चों क्या होता है, वस्तु जो होती है वो खराब हो जाती है, वस्तु संक्षारित हो जाती है, और इसी क्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। और अगर चांदी के ऊपर जो परत आती है बेटा वो काले रंग की होती है, उससे भी वस्तु संक्षारित होती है, उसे भी संक्षारण बोलते हैं। और कॉपर पे क्या होता है, कॉपर पे हरे रंग की परत आती है, इसे भी हम लोग संक्षारित बोलते हैं। वस्तु जो संक्षारित हो जाती है, और इस क्रिया को भी हम लोग संक्षारण बोलते हैं। अब इस लेक्चर का हमारे आखिरी टॉपिक जो है वो है विकृत गंधिता। क्या होती है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में कभी कभी खाना जो होता है, भोजन होता है, या खाद्य पदार्थ होते हैं, या तेलीय पदार्थ होते हैं, उससे अगर हम कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो उसमें क्या होता है, एक अजीब सी गंध आने लगती है, उसका स्वाद अजीब हो जाता है, झाग बन जाते हैं। तो क्या होता है, वो खाना हम बोलते हैं ये खाना खराब हो गया है, तो उसे हम लोग खाते नहीं हैं, बल्कि क्या हो जाता है, वो खाना जो है वो उपचयित हो जाता है। खाने के साथ में या खाद्य पदार्थों के साथ में, तेलीय पदार्थों के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया करके उसमें जुड़ जाती है। जब मैंने पढ़ाया था ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो चीज़ उपचयित हो जाती है, यानी ऑक्सीजन का योग हो जाता है, जिससे क्या होता है, तेलीय पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो है वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं, कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं, उसे जब पैक करते हैं हम लोग, सील करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक गैस भरी जाती है,
और आप लोग को बता दूं कि अगर आपको खाने को उपचयित होने से बचाना है या खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाना है तो उसमें आपको प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का डालना ज़रूरी है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का भरना ज़रूरी है, जिससे क्या होता है उसमें उपचयन नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया नहीं कर पाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में या कुरकुरों के पैकेट में या तेलीय वसीय पदार्थ को जब पैक करा जाता है तो उसके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है? तेलीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है, इसी के साथ नाइट्रोजन भरते हैं और हमारे जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं वो बहुत ही लंबे टाइम तक सही सुरक्षित चलते रहते हैं, उसमें कोई गंध नहीं आती है, कोई भी उसका मज़ा खराब नहीं होता है, उसे हम खाते भी रहते हैं। ठीक है, आप लोग को बता दूं कि हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस एक चीज़ बची है, संतुलित रासायनिक समीकरण करने की विधि और कौन कौन से और किस किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, किस किस तरीके से असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे। उसके लिए बच्चों मैं आपके एक वीडियो बना दूंगा जिसे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। वो सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण की करने की विधियाँ उसके ऊपर आधारित होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जाके शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। धन्यवाद।